Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So let's start the day with an important article in the Hindu edition today. The very first article which I pick is just wait for a second. Agricultural transformation in India, a lesson for others. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, कि जो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है भारत में, ये दूसरों के लिए एक सबक है सीखने के लिए. बिकॉज ही से दैट इंडिया हैज़ बिकम अ फूड सरप्लस कंट्री, है ना. एक समय था जब हमारे पास हम फूड डेफिशिएंट थे, मतलब इतना भी फूड नहीं था हमारे पास कि हम अपना जो सेल्फ नीड है भारत का वो केटर कर पाए. लेकिन आज भारत एक फूड सरप्लस कंट्री बन गया है एंड इट्स प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. इनका कहना है कि हम क्या है, इतना फूड सरप्लस हो गया हमारे पास कि हम बाहर भी भेज रहे हैं और बाहर का जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसको भी केटर कर रहे हैं. और इनका कहना है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, दे आर द बेसिक पिलर एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री फूड सिक्योरिटी. अब एक देखना है आपको कि जो एक डिफिनीशन है जिसको कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो भारत में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको हेक्टेयर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि कितनी लैंड होल्डिंग है उनके पास पे. तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्या, जो एग्रीकल्चर में सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर जो होते हैं जो फार्मर, वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर दोज जिनकी लैंड होल्डिंग सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम है. तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कौन है? जिनका लैंड होल्डिंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स है. दे आर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. ठीक है, ऐसे फार्मर जिनके लैंड होल्डिंग क्या है, 2 हेक्टेयर से कम है, बोलते हैं क्या, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल फार्मर हैं वो बेसिक क्या है, वो मतलब बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कंट्री की. जो फूड सिक्योरिटी है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी का जो डिमांड है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कौन है? हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं. तो आपको जानने की ज़रूरत है कि स्मॉल फार्मर कौन है. तो स्मॉल फार्मर वो हैं, स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो या लार्ज फार्मर हो, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं लैंड होल्डिंग से. तो भारत में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो कौन है? जिनकी लैंड होल्डिंग्स 2 हेक्टेयर से कम है, ऐसे फार्मर को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. फिर उसके बाद 5 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो मार्जिनल, और उससे ऊपर होगा तो दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, फिर वो बिग फार्मर यानी लैंड लॉर्ड टाइप जो हो गए, जिनके पास सिग्निफिकेंटली लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, दे आर क्लासीफाइड इनटू बिग फार्मर्स. ठीक है, तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ही हैं. तो एक ये अभी ट्राइनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का, वहाँ पे मोदी जी गए थे और ही वाज सेइंग कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस फॉर द सेकेंड टाइम. दूसरी बार भारत ये कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर रहा है 65 साल के गैप के बाद. तो इन्होंने कहा कि आज भारत जो है वो फूड सरप्लस कंट्री बन चुका है. बहुत सारी चीज़ों में हम दुनिया में सबसे आगे हैं. जैसे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस. ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है. किस किस में चीज़ में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है. सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इज़ क्या? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है, पल्सेस एंड स्पाइसेस. ठीक है, मिल्क, पल्सेस और स्पाइसेस मानी दाल में, दूध में, और जो मसाले हैं उसमें हम दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं उसके. और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल, जैसे कॉटन हो गया, शुगर हो गया, है ना. कॉटन में, शुगर में, टी में एंड फार्म फिश में, इसमें हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं. तो सबसे पहले आपको क्या पता लगा, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कौन है? जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से कम है, दे आर कंसिडर्ड एज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. देन हम किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया में? मिल्क में, पल्सेस में, स्पाइसेस में. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट किस में हम, वेट, हाँ, या, देन वी आर सेकेंड लार्जेस्ट इन, हम हैं सेकेंड लार्जेस्ट इन कॉटन. ठीक है, कॉटन में है हम, देन शुगर में है, टी में है, एंड फार्म्ड फिशेस.
ठीक है, फार्म्ड फिशेस, इसमें भारत क्या है दूसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने जानने की ज़रूरत है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मिल्क यानी दूध में, पल्सेस यानी दाल में, और मसाले में हम दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कॉटन, शुगर, टी एंड फार्म फिशेस। ही सेड दैट द लास्ट टाइम द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन इंडिया, 65 साल पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस है ये? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जो भारत में दूसरी बार हो रहा है, 65 सालों के बाद हो रहा है। यहाँ पे हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। कौन है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। ये भी एक करंट अफेयर्स मिल गया आपको, याद रखेंगे। कौन है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और इसका ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। सस्टेनेबल एग्री, हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है ना। सस्टेनेबिलिटी क्यों? क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल पाए, तो हमें कोई भी चीज़ करना है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है। तो एग्रीकल्चर में भी ये कह रहे हैं, ये जो इसकी थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की, विथ 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ये, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो दूसरी बार यानी 65 सालों के बाद भारत जो है इसको दूसरी बार इस कॉन्फ्रेंस को क्या कर रहा है, भारत में हो रहा है। और मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, और भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने पार्टिसिपेट किया, और कहा कि हमें फ़ख्र है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, मतलब इंडिया इज़ अ फूड सरप्लस कंट्री, एंड वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉटन, शुगर, टी एंड फार्म्ड फिशेस, ठीक है। एंड द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ठीक है, सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का भारत की जीडीपी में, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस यानी टोटल, ठीक है, टोटल, डोमेस्टिक यानी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, और प्रोडक्ट हो गया मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है दैट कम अंडर इट। तो भारत का जो ग्रॉस है यानी टोटल जो भारत की टेरिटरी में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कितना हो रहा है, वो दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में, हालांकि वो देखा जा रहा है कि वो डिक्लाइन कर रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा, बट इट रिमेन अभी भी सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब जो शेयर है एग्रीकल्चर का जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड है इकॉनमी में, वो देखा गया कि 35% था एग्रीकल्चर का शेयर 1999, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ। इसका क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, अब हम लोग जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई खेती करना चाहता नहीं है ना। अब लोगों का जो सबको क्या है, सबको थोड़ी आराम की ज़िंदगी चाहिए, और लोग सर्विसेज की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी मेजर है, ठीक है। और देखो जब एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी, तो देख रहे हैं थोड़ा डिक्लाइन तो कर रहा है, लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो आज भी एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। आज भी जो लोग जो किसी तरह से रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वो एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हिस्सा है। सो एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कराती है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, आपको बहुत सारे रिपोर्ट में दिखाया मैंने। एनएसएसओ जो है वो मॉस्पी के अंदर आता है। मॉस्पी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इनका एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जो एनएसएसओ कराता है, यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है कि मिनिस्ट्री के अंदर आती है। उन्होंने कहा है कि जो 45.76% है टोटल वर्क फोर्स का, ठीक है, जो टोटल वर्क फोर्स है ना, टोटल वर्क फोर्स का जो टोटल वर्क फोर्स का 45%, लगभग 50% के आसपास का जो आंकड़ा है, यानी 46% मान लो, वो एग्रीकल्चर और एलाइड यानी एलाइड यानी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 46% है, विच इज़ अ मैसिव नंबर, है ना, ऑलमोस्ट आधी ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो वर्कफोर्स है टोटल वर्कफोर्स, वो आज भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पे उसकी डिपेंडेंसी है। सो वी कैन सी हाउ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इज़ एंड हाउ इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सरप्लस के लिए भी, फूड के लिए भी, हर चीज़ के लिए चाहिए, है ना, जीवन जीने के लिए खाना चाहिए। तो अगर एग्रीकल्चर फूड नहीं होगा भारत में, फूड सरप्लस नहीं होगा, खाना नहीं मिल पाएगा हमें, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो भी पिक्चर है सब धुंधली नज़र आएगी। तो एग्रीकल्चर
ऐसे भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर का। तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का एक डेटा है, ये परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कफोर्स है। तो ये वाला जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है और ये वाला मैन्युफैक्चरिंग का है। 1993 में देखिए आप एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा था, 64%, और तभी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम था। अब हम आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। फिर लेकिन देखिए बीच में ड्रॉप भी हुआ है, 2021-22 का आंकड़ा देखें तो अभी भी देखो, लेकिन ये वाला जो है 64.6% जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वर्कफोर्स में, वो आज ड्रॉप होके कितना हो गया है, दैट इज़ 46% नियरली। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% था, अभी 11.6% है। बहुत मासिव इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ है, लेकिन सर्विसेज में लोग थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें 46% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ओनली थ्रू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट सेक्टर है उनका कंट्रीब्यूशन इतना मैसिव है। तो अभी भी एग्रीकल्चर को दरकिनार नहीं कर सकते, बिकॉज इट द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग का एक कंपैरिजन है। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया इज़ द लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन स्टेपल फूड प्रोडक्शन, यानी जो हमारे ज़रूरत का खाने पीने का चीज़ है, जो हमारे डेली नीड्स में आता है, उसमें आज भी हम क्या है, उसमें आज भी दुनिया में हम क्या है, सरप्लस में है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसके लिए हमें किसी और पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। पर्टिकुलरली राइस एंड व्हीट, ये स्टेपल फूड है ना, फूड नहीं है मतलब फूड है ना, स्टेपल फूड। तो राइस और वीट स्टेपल है, स्टेपल यानी कि जनरली जो है थ्रू आउट द कंट्री, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं भी हो, पूरे भारत में किसी न किसी फॉर्म में राइस और वीट का तो प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन है वो हम करते ही करते हैं। तो जो हमारी जो स्टेपल फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर तो अपन सेल्फ सफिशिएंट है ही हैं, ठीक है। दिस इंश्योर द नेशन, ये क्या इंश्योर करता है कि हम जो हमारे जो स्टेपल फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन है उसमें हम काफ़ी अच्छे हैं, पर्टिकुलरली ऑन राइस एंड वीट, दैट इंश्योर दैट कि नेशन कैन फीड इट, जो हमारी जो लार्ज और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको हम फीड कर सकते हैं। यानी वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टेपल फूड प्रोडक्शन लाइक राइस एंड वीट, ठीक है। फिर हमने अभी क्या देखा था, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, स्पाइसेस, है ना, अभी देखा था हमने, हम दुनिया में पहले नंबर पे हैं, किस में, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस, एंड हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल हर्ड। बफेलो जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, एज वेल एज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर वीट, राइस एंड कॉटन, है ना। इसमें भी हम दूसरे नंबर पे, तभी हमने देखा कि कॉटन में, फिर उसके बाद टी में, देन फार्म फिश में हम दूसरे नंबर पे हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वीट, कॉटन, राइस में भी दूसरे नंबर पे हैं, वीट में, कॉटन में, शुगर केन में भी हम वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे हैं, फार्म फिश, शिप, गोट, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड टी। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सब्सिडी प्रोग्राम चलाए, ताकि जो हमारे सिटीजन हैं उनको अफोर्डेबल फूड एक्सेस हो पाए, है ना। सरकार कोई भी काम करती है उसका बेसिक एजेंडा 3 चीज़ों पे होता है, एक अफोर्डेबिलिटी, यानी हर आदमी, हर इंसान जो सिटीजन है वो उसको अफोर्ड कर पाए। दूसरा एसेसिबिलिटी, यानी हम कहीं पे भी रहें हमारे लिए वो चीज़ें मिलना काफ़ी आसान हो, एसेसिबिलिटी, है ना। अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड व्हाट, अवेलेबिलिटी, है ना। अवेलेबिलिटी मतलब वो चीज़ अवेलेबल हो। तो ट्रिपल ए जो फैक्टर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट की जो मेजर, कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है लार्जली इन 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है, कि अफोर्डेबल हो सबसे पहले, जो भी कंज्यूमर है, जो भी हमारे सिटीजन है, उनको वो चीज़ अफोर्डेबल पड़े। एसेसिबिलिटी यानी दे कैन ईजिली एक्सेस दोज थिंग, एंड अवेलेबिलिटी, जो भी सामान है उसकी अवेलेबिलिटी हो, यानी उसका इतना प्रोडक्शन हो कि वो जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो लोगों को मिलते रहे, एसेंशियल कमोडिटीज़ एज इन, ठीक है। तो पीडीएस के अंदर देखा गया कि जो कमोडिटी जैसे वीट है, राइस है, देन वी हैव शुगर एंड कैरोसिन, दे आर बीन अलॉटेड टू स्टेट एंड यूटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कुछ एडिशनल आइटम भी दिया जाता है पीडीएस के थ्रू, लाइक पल्सेस, एडिबल ऑयल। इट डिपेंड ऑन द स्टेट टू स्टेट की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें हम क्या दे रहे हैं। बहुत सारे फूड सब्सिडी प्रोग्राम भी हैं, है ना, यानी कि कुछ फूड में सब्सिडी दिया जाता है, ऐसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए फूड सब्सिडी प्रोग्राम भी सरकार चलाती है। तो हर प्रोग्राम का एक ही इंसेंटिव, क्या एक मुद्दा है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक गोल है सरकार का, कि अफोर्डेबल फूड एक्सेस कराया जाए टू ऑल इट्स सिटीजन, ताकि हमारे देश में कोई भी भूखा ना मरे, ठीक है। तो
तो हम ये कह रहे हैं वी कैन प्राउडली से दिस कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है स्टेपल फूड प्रोडक्शन में, दैट इज़ इन राइस एंड वीट, और हम अपनी जो आने वाली जो ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको हम आराम से फीड कर पाएंगे. एंड वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, pulses and spices, and second largest in terms of what wheat, rice, cotton, tea, farm fish. तो दिस इज़ अबाउट इंडियन फूड सिक्योरिटी की. जब हम बात करते हैं लैंड यूज़ की बात करें तो जो एग्रीकल्चर लैंड है भारत में वो 50% से भी ज़्यादा है. हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है, टोटल जोग्राफिकल एरिया, उससे 50% ज़्यादा हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है. वेरी वेरी बिग नंबर. ये हाईएस्ट शेयर है लैंड का किसी भी दुनिया में. दिस इज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ लैंड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड यूज़. जो हमारे पास जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जैसे जो भारत का मैप है तो पूरा जो टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है भारत का, टोटल जोग्राफिकल एरिया का मान लो कि जोग्राफिकल एरिया हमारा 34% के आसपास है, ऐसा कुछ मान लो. तो उसका जो इस 34% का जो 50% है यानी कि 17%, वो टोटल एरिया हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं. विच इटसेल्फ से कि हमारा एग्रीकल्चर पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी है और हमारा कितना मेजर शेयर जो लोगों का है, वर्क फोर्स जो है हमारा वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ये मैंने आपको एक रफली एक डेटा बताया. द कंट्री हैज़ सम 195 मिलियन हेक्टेयर अंडर कल्टिवेशन, ऑफ विच 63% आर रेन फेड, है ना. रेन फेड यानी कि जो एग्रीकल्चर, रेन फेड यानी कि नेचुरल जैसे मानसून पे डिपेंडेंसी है, और 37% जो है वो इरिगेटेड यानी सिंचाई के थ्रू, यानी उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में हम उसको क्या है सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, है ना. तो ये हो गया रेन फेड हो गया कि जो नेचुरल सोर्सेज हो गया, नेचुरल रिजर्वायर हो गया. उसके बाद रेन मानसून के थ्रू जो रेन आ रहा है, रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ थ्रू नेचुरल सोर्सेज. इरिगेशन का मतलब कि हम किसी फॉर्म में पानी को क्या है, पानी को डैम्स में ऐसे इकट्ठा करके रख रहे हैं और उससे हम अपने खेतों को सींच रहे हैं. तो ये लैंड यूज़ के बारे में बताता है. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे इंडिया बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज में पैसे बनाता है, डॉलर्स में काफ़ी पैसे कमाते हैं हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करके. जैसे राइस काफ़ी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है भारत से. स्पाइसेस हमारे काफ़ी अच्छे हैं, है ना. ठीक है, उसके बाद कॉटन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है. तो वी आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इनकम एंड वी आर ऑल्सो बैलेंसिंग आर ट्रेड डेफिसिट थ्रू व्हाट, थ्रू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू जो हम देखें अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का वो $38.65 बिलियन है. ये अप्रैल 2024 का डेटा है, यानी $38.65 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम करते हैं. वेरी बिग नंबर, है ना. तो ये तो बस 3-4-5 महीने फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है. देखो 2022-23 का टोटल डेटा देखो कितना है, $52 बिलियन. तो इस साल के एंड तक हम 60-70 बिलियन तो आराम से ईजिली क्रॉस कर जाएंगे. वैसे इटसेल्फ से कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जा रहा है. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेंड देखिए, है ना. ये वाला डेटा तो सिर्फ जनवरी तक का ही है. जनवरी तक ही हमने 38.7 साल भर सर देखो हम बढ़ते चले जा रहे हैं. 2016-17 में 33.3 बिलियन था एक्सपोर्ट किया हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. फिर थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, है ना. फिर एक साल ये 2019 कोविड के आसपास के टाइम पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ. देन द नंबर इंक्रीज, फिर ये नंबर बढ़ता चला गया. 41 से 50 पे गए, 52.5 पे गए थे पिछले साल. अभी तो ये शुरू ही हुआ है ना. अभी सिर्फ ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का डेटा है. इस डेटा के थ्रू क्या है 2024 तक ही इतना हम अचीव कर पाए हैं. सोचो जब ये ईयर एंड होगा तो आराम से हम $60 बिलियन के आसपास टच कर पाएंगे, है ना. $60 बिलियन के आसपास टच कर पाएंगे. तो जो धीरे धीरे क्या है जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है. तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है, दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं. तो वी आर अर्निंग अ लॉट एंड देन हमारा जो हम अपने ट्रेड डेफिसिट को भी बैलेंस कर रहे हैं. अभी बेसिक फैक्ट देखो एग्रीकल्चर का, इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, है ना. कॉटन के बिगेस्ट एक्सपोर्टर है हम. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम किस सब्जी में भी हम कुछ वेजिटेबल में है जिसमें हम दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं. जैसे जिंजर में, अदरक हमारे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. ओकरा क्या होता है भाई, ओकरा भिंडी को कहते हैं ना. जो लेडी फिंगर है भिंडी उसको ओकरा कहते हैं. ओकरा में हम क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया में. आलू बहुत होता है हमारे यहाँ पे, अनियन भी बहुत होता है, ब्रिंजल भी बहुत होता है. ठीक है, और ये याद रखने की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला स्टेट है सिक्किम जहाँ पे 100 जिसने क्लेम किया वहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है.
भारत का भी कहें या दुनिया का भी कहें, सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ इन इंडिया कह लो, है ना, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच दैट क्लेम फॉर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो अगर कहे कि कौन सा स्टेट है भारत में जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, देन सिक्किम, है ना, याद रखेंगे, सिक्किम है हमारा जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, सर्विसेज में हम 9th नंबर पे हैं, और इंडस्ट्री वाले सेक्टर में हम 5वें नंबर पे हैं। ठीक है, और ग्लोबली जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें भारत का जो रैंक है वो 9th है। तो वी आर डूइंग अ लॉट एज़ फार एज एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ कंसर्न, है ना। और कुछ चैलेंजेस है एग्रीकल्चर में, जैसे कुछ इनस्टेबिलिटी है। इनस्टेबिलिटी क्या है, मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की, तो कई बार अगर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो हमारी काफ़ी फसलें ख़राब हो जाती हैं, जिसके वजह से कभी कभी एक्यूट शॉर्टेज देखना पड़ता है हमें। ठीक है, या हमने अपने बफ़र यानी जो हमारे जो वेयर हाउसेज़ हैं वहाँ पे बफ़र स्टॉक करके नहीं रखा, तो इस रीज़न से भी कई बार चैलेंजेस देखना पड़ता है। क्रॉपिंग पैटर्न में देखा जाता है कैसे, जैसे इंडिया में जो फूड क्रॉप है उसको डिवाइड किया गया कैटेगरी में, फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप में। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि यही मानसून की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न हमारे ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है। कई बार ओनरशिप को लेके थोड़ा मसला हो जाता है, जैसे जो लार्ज पार्सल ऑफ लैंड भारत में कहते हैं, दे आर ओन बाय रिलेटिवली स्मॉलर सेक्शन ऑफ रिच फार्मर। कुछ अमीरों के पास, अमीर फार्मर है ना, लैंडलॉर्ड है, मनी लेंडर है, उनके पास भी क्या है, उनके पास बहुत मेजर ओनर है उनके पास लैंड में, मतलब जो ज़्यादा एरिया है उनके पास, है ना, ज़्यादा एरिया, अमीर लोग हैं भाई, लैंडलॉर्ड है, बड़े बड़े फार्मर हैं, तो दे ओन क्या है, उनके पास जो लैंड होल्डिंग का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा इनइक्वालिटी है ना। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर तो ज़्यादा खेती करते हैं, बड़े लोग तो खेती कम करते हैं, लार्जली किसी को दे देते हैं ना, बटाई या जो भी, बहुत सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से भी कई बार इनइक्वालिटी की वजह से कुछ, अगर लैंड ओनरशिप में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो लैंड ओनरशिप भी एक हर्डल है एग्रीकल्चर पे अगर कहा जाए तो ये कुछ चीज़ें ऐसा। ठीक है, अब भारत सरकार की कुछ पॉलिसी है भाई कि जैसे देखा होगा आपने 2019 के बाद से सरकार ने क्या कहा कि हमें फार्मर के इनकम को डबल करना है। 2019 में ही गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें फार्मर के इनकम को 2022 तक डबल कर देंगे। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे काफ़ी एम्फोसिस रही है सरकार की शुरू से ही, तो बहुत सारी स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, बहुत सारा स्कीम, इनिशिएटिव, प्रोग्राम, और धीरे धीरे उसको रिवाइज़ करते रहती है और नए स्कीम लेके आते हैं टू बेनिफिट ऑल द फार्मर कम्युनिटी इन द कंट्री। और ज़रूरत भी है, बिकॉज उनकी वजह से ही आज हमें जो खाने पीने को मिल रहा है ना, वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन फार्मर, आवर फार्मर्स, है ना, एंड दे आर द प्राइड ऑफ द नेशन एज इन। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, एक ई नाम कहते हैं उसको। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन है ना, इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ से हम कोई सामान खरीद लेते हैं फ़ोन के टैप के थ्रू, वैसे ही एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, जहाँ पे APMC यानी एग्रीकल्चर मार्केट एसेस मिलता है वहाँ पे। ठीक है, एक मतलब कि एक यूनिफाइड मार्केट बनाया हुआ है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, मान लो कि यहाँ पे फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पल्सेस कैटेगरी है, राइस है, पल्सेस में जो जो अलग अलग तरह के स्पाइसेस आते हैं, जैसे कार्डमम है, टर्मरिक है, ये जो भी चीज़ें चाहिए वो पल्सेस की कैटेगरी में होगा, रिफ्लेक्ट किया हुआ रहेगा, एक पोर्टल में बना रहेगा, कैटेगरी बनी रहेगी, स्पाइसेस, पल्सेस, राइस, वीट, जो भी क्वालिटी का जो भी सामान आपको चाहिए, वो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जहाँ पे एक यूनिफाइड मार्केट बना है सारे एग्रीकल्चर कमोडिटी का। और एक SF स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है जो ये ई नाम पोर्टल को चलाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये पैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिससे जितने भी एग्जिस्टिंग APMC मंडीज़ हैं, पूरी मंडी जो है उनके लिए एक यूनिफाइड मार्केट बनाया है, ताकि क्या है, जैसे पहले क्या होता था, ऑक्शन होता है हर बाजार, अलग अलग बाज़ारों में, जिसकी वजह से वहाँ पे भी करप्शन देखा जाता था। पर अब क्या है, एक यूनिफाइड, अभी भी थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे कम करी जा रही हैं और बहुत ही अच्छा स्टेप है। मतलब एक यूनिफाइड है, जितने मंडी वाले, एग्जिस्टिंग मंडी वाले हैं, वो सारी कैटेगरी एक क्रिएट किया रहता है, उस कैटेगरी में आके अपना प्राइस लगाते हैं, और फिर जिसको चाहिए होता है, जो भी फार्मर, जो भी मतलब मान लो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जिनको भी चाहिए होता है, वो वहाँ से दे कैन बाय, और फार्मर कैन ईजिली अर्न मनी फ्रॉम देम। ऐसे क्या है, फार्मर को यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, बहुत सारा हर्डल होता है। लेकिन इसकी वजह से, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अवेयरनेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो हालांकि वो भी धीरे धीरे सरकार बढ़ा रही है।
इसके वजह से बेसिकली एक यूनिफॉर्मिटी बनेगा, है ना, कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा चीज़ों के बारे में, मार्केट इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि एक यूनिफाइड तरीके से काम चलेगा, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह, मतलब प्राइस पॉइंट भी एक ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे कुछ पैसे मांग रहा है और कुछ अलग मांग रहा है, और बायर और सेलर के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है। एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, कि हमें क्या है, हमें फोकस करना है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। उसके लिए हम वाटर का कैसे इफ़िशेंटली इस्तेमाल करेंगे, सॉइल का जो हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, और कैसे अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिवीज़न बनाया है, और वो सब एक मेन मिशन में आता है, एक मेन अम्ब्रेला स्कीम में आता है, विच इज़ नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के ऊपर सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, बस आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा आपको। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसमें था हर खेत को पानी। प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना जो है, ये सरकार ने इस विजन के साथ बनाया कि इरिगेशन को एक्सटेंड किया जाएगा, इसके कवरेज को एक्सटेंड किया जाएगा, और जितने भी खेत है हर खेत को पानी मिलेगा, जिससे वाटर की यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, है ना, मतलब सिंचाई अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो क्रॉप बढ़ जाएगा, यानी मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये इसका फोकस मैनर में किया जाएगा, ताकि हम सोर्स क्रिएशन ठीक से कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, और और क्या है, इन द लॉन्गर रन क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, बहुत सारी स्कीम लेके आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इससे पहले कभी भी कोई भी क्रॉप के ऊपर इंश्योरेंस नहीं दिया था। कई बार क्या है, क्रॉप फसलें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटी आया, कई बार किसी पेस्ट और डिजीज़ की वजह से भी फसल ख़राब हो जाती है, तो कभी फार्मर को बहुत लॉस बियर करना पड़ता था, और कोई भी क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होता था। जैसे अब इंसान मनुष्य का इंश्योरेंस होता है मनुष्य एज इन हम लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, कुछ ख़राब हो गया उसका इंश्योरेंस मिलता है, उसके बदले में हम एडमिट होते हैं, या जो भी एडमिट होता है, जो बीमार होता है, ठीक है। वैसे ही अगर फार्मर का जो क्या है, फार्मर जिस चीज़ की खेती कर रहा है, तो उसकी वजह से कई कारणों की वजह से फसल को क्या होता है, फसल ख़राब हो जाता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस भी दे रही है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको कहते हैं। इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज है, और फिनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है फार्मर को। अगर कोई इवेंट होता है जो नोटिफाइड क्रॉप फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द सम नेचुरल कैलामिटी, पेस्ट एंड डिजीज़, तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है। इसी तरह से एक क्या है, माइक्रो इरिगेशन फंड है। सरकार ने एक 5,000 करोड़ का एक फ़ंड बनाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को माइक्रो इरिगेशन के तहत लाया जाए, ताकि फार्मर की इनकम बढ़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़े। ये जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, इसको कौन फंड करता है, नाबार्ड, जिसको पूरे के पूरे भारत सरकार के अंदर है। नेशनल क्या है नाबार्ड का फुल फॉर्म आप मेरे को बताओगे कमेंट में, कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड जो बना वो बी शिवराम एक कमेटी थी, बी शिवराम कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बनाया गया 1982 में। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चलो मैंने ही बता दिया आपको, ठीक है। नाबार्ड वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवराम कमेटी 1982, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है। तो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, और ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और फार्मर के इनकम में भी इजाफा हो, इसके लिए माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया। देखा गया है कि 39% टीबी केसेस फाउंड ड्यूरिंग तमिलनाडु, टीबी सर्वे हैड नो सिम्टम। 39% टीबी केसेस पाया गया है तमिलनाडु में। उसमें देखा गया कि कई सर्वे में ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों को टीबी है, पर उसमें कोई ऐसा सिम्टम ही नहीं आया, दिखाया नहीं आ रहा है कि उसमें उनको टीबी है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखते हैं। हमारे भारत का एक कैंपेन भी है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक हम ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं, ये 2025 तो आने ही वाला है। भारत का इनिशिएटिव है 2025 का, और वैसे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, WHO का स्ट्रैटेजी है 2030 तक टीबी को दुनिया से इरेडिकेट करने की, एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है दैट
मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग्स, है ना, मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस, और ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मोस्टली लंग को टारगेट करता है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर के थ्रू होता है। कोई आदमी जिसको टीबी हो गया, जो इन्फेक्टेड है, एंड इफ़ ही कफ एंड स्नीज और स्पिट, इस केस में ट्रांसमिशन हो जाता है, एंड ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर, सो इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। About 5 to 10% of people infected with TB will eventually get symptom and develop TB। धीरे धीरे, मतलब इनिशियली उनको सिम्टम नहीं आता, बाद में जाके इवेंचुअली उनको सिम्टम आते हैं और टीबी डेवलप हो जाता है। एंड दोज हु आर इन्फेक्टेड बट नॉट येट इल विद द सिम्टम कैन नॉट ट्रांसमिट इट। जो इन्फेक्ट हुए हैं पर उनको सिम्टम नहीं आया है, वो इसका ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। प्रिवेंशन देखा जाता है कि टीबी इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। इसको यूजुअली एंटीबायोटिक देके ट्रीट करते हैं, और कई बार ये फेटल भी हो जाता है, यानी कई बार मृत्यु भी हो जाती है लोगों की अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। जो कॉमन एंटीबायोटिक दिए जाते हैं वो आइसोनोजाइड, राइफाम्पिसिन, चलो आपको डॉक्टर नहीं बनाना है, बस मैंने बता दिया कि ये बेसिक है। ट्यूबरक्लोसिस के स्टेजेस होते हैं। टीबी डिटेक्ट कर लिया गया तो ठीक है, कई बार नहीं ठीक होता है तो ये इसका और एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, MDR-TB, है ना। जैसे इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, कई बार एंटीबायोटिक भी शरीर में क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब एंटीबायोटिक भी दिया जाएगा तो आप क्या है, ट्रीट नहीं हो पाओगे। देखो ये ऐसे भी जाने की ज़रूरत है, कभी भी कोई इंसान एंटीबायोटिक लेता है तो डॉक्टर अगर कोई एंटीबायोटिक आपको रिकमेंड करता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए, तो अगर आपकी बीमारी ठीक भी हो जाती है तो उस उतने नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए उस चीज़ का आप कंज्यूम करो, क्योंकि उसके डोजेज होते हैं, सेट होते हैं। अगर वो आप नहीं करोगे तो कई केसेस में आपको क्या होगा, आप ड्रग रेजिस्टेंस हो जाओगे उस एंटीबायोटिक के। तो अगर फ्यूचर में जाके कभी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, खुदा ना खासा ना हो, लेकिन अगर होता है और आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है तो वो एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करेगी, फिर आपको दूसरा एंटीबायोटिक दिया जाएगा। तो एंटीबायोटिक में भी डोजेस होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक, सेकेंड लाइन। तो अगर आप उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो गए, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो ट्यूबरक्लोसिस में एंटीबायोटिक दिया जाता है। कुछ केसेस में मान लो कि एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हुआ तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है इंसान, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो टीबी होता है उसको XDR-TB बोलते हैं। अगर ये होता है तो इन जनरल मतलब इसके बाद फेटैलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत लेस चांसेस हो जाते हैं। एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को मतलब जब भी सिम्टम आए तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आप नहीं कराते, अगर किसी को ये होता है और वो उसका सिम्टम बिना उसको ट्रीट नहीं कराता, इन दैट केस इट कैन बी ए फेटल। तो टीबी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, एंड द फाइनल इट इज़ एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में तो जो BCG वैक्सीन है, बैसिलस क्लैमिटिग्यूरिन, ये बेबीज़ को और छोटे बच्चों को दिया जाता है टीबी प्रिवेंट करने के लिए, विच प्रिवेंट टीबी आउटसाइड ऑफ द लंग्स बट नॉट इन लंग। पर जो BCG वैक्सीन है ये लंग्स के बाहर ही टीबी का ट्रीटमेंट करता है, लंग्स के अंदर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा जो इसका एफिशिएंसी रेट है वो नहीं है, लेकिन बच्चों को दिया जाता है BCG। एग्जिस्टिंग फॉर्म में देखा जाए तो ये जो टीबी है ये दो, एक लेटेंट फॉर्म और एक एक्टिव फॉर्म में होता है। लेटेंट यानी छुपा हुआ था, लेटेंट टाइप डज नॉट एक्सप्रेस एनी सिम्टम, यानी छुपा हुआ रहता है, इसमें पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं होता, और ये ट्रांसमिसिबल नहीं होता है जब तक कि ये, पर अगर जैसे लेटेंट फॉर्म में टीबी है और तब क्या है, इस केस में ये ट्रांसमिसिबल नहीं है, मतलब ये किसी को ट्रांसमिट नहीं होगा, और जब तक ये एक्टिव स्टेट में ना आ जाए। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में क्रॉनिक कफ होता है, ब्लडी म्यूकस से आपकी ब्लीडिंग होने लगता है, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है 6 महीने के लिए, एंड इंश्योरिंग द कोर्स इज़ कम्प्लीटेड इज़ वाइटल। जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी करी थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। तो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया जो है, इसके बारे में रॉबर्ट कूच ने बताया था 24 जनवरी 1882 को। इसीलिए इसकी डिस्कवरी के दिन ही वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, बिकॉज जो टीबी जिस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही, इसकी खोज करी थी सर डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, और 2024 जो वर्ल्ड टीबी डे का उसका थीम था, येस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ये सब सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है
डॉक्टर रॉबर्ट कुछ आप याद रखेंगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कंसर्निंग डिजीज़ एंड स्टैटिक, इट्स अ ग्लोबल पैंडमिक। WHO ने बोला कि टीबी जो है इट्स अ ग्लोबल पैंडमिक है, जिससे 1.8 बिलियन पीपल एस्टिमेटेड टू बी इफेक्टेड, है ना, ऐसा एस्टिमेट करें इतने लोग इन्फेक्ट होंगे। ज़्यादा जो बर्डन है टीबी का वो इंडिया में है, इंडोनेशिया में, चाइना में, फिलीपींस में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना। जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है दैट इज़ बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, उसके बाद एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस। इंडिया का पोजीशन देखें हम ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के हिसाब से जो WHO रिलीज़ करती है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एविडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इंडिया में देखा गया है क्या, ये हाईएस्ट इंसिडेंस है हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, और 27% जो है, जो टोटल टीबी केसेस हैं दुनिया में, उसमें से 27% तो सिर्फ भारत से है। और हमारा टारगेट है 2025 तक टीबी को इंडिया से ख़त्म करने का। वर्ल्ड WHO का 2030 तक का है, लेकिन हमने एक और आगे स्टेप जाके 2025 में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट जो आया है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो WHO निकालती है, उसमें देखा गया है कि जो दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ़ टीबी केसेस हैं उसमें से 27% तो भारत से है। हालांकि ग्रेजुअली हम अभी इस नंबर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, 2024 में थोड़े नंबर कम हुए हैं, ठीक है। देखो WHO के डेटा के हिसाब से MDR TB जो है इंडिया में 1.19 लाख न्यू केसेस MDR TB के आ रहे हैं भारत में हर साल। तो ज़रूरत क्या है हमें कि इसको मद्देनज़र रखा जाए और दूर किया जाए। अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50% तक भी पहुंच सकता है। मतलब जितने लोगों को टीबी हुआ उसमें से अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो 50% चांसेस है मोर्टालिटी रेट की, नंबर 50%, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। फिर देखो ट्यूबरक्लोसिस दैट डस, जो ऐसा ट्यूबरक्लोसिस जो एक स्टैंडर्ड जो ड्रग है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसको कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और वो बहुत टॉक्सिक रूप ले लेता है और उसमें हमको डिफरेंट मेडिसिन देने पड़ते हैं। फिर तो 2 तरह के मेन है उसमें, एक है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस जो एक फॉर्म ऑफ टीबी है जो बैक्टीरिया से होता है, जो एटलीस्ट जो सिंपल जो आइसोनोअज़ाइड और राइफैम्पसिन एक जो सबसे इफेक्टिव टीबी ड्रग होता है वो अगर काम नहीं करता तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। हालांकि ये ट्रीटेबल है, ये ट्रीटेबल और क्यूरेबल भी है, इसमें सेकेंड लाइन ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो होता है वो बहुत ही सीरियस है, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत ही इट ऑफर लीविंग पेशेंट विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस के बाद क्या होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग का होता है ट्रीटमेंट, जिसमें पहले वाले में नॉर्मली जान लो बस आइसोनोअज़ाइड राइफैम्पसिन ऐसी दवाइयाँ देते हैं, फिर वो इसमें काम नहीं करती है, इसमें बेटाक्योल देते हैं। उसके बाद MDR TB के बाद SDR TB होता है, इसमें ऑप्शन नहीं होता पेशेंट के पास। उसके बाद TB क्या है, 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1882 में 24 मार्च के दिन ही डॉक्टर रॉबर्ट कूच, है ना, डॉक्टर रॉबर्ट कूच ने डिस्कवरी किया था इस बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से टीबी होता है, ठीक है। इस साल का थीम क्या है? यस वी कैन एंड द टीबी। और भारत का क्या टारगेट है? भारत का टारगेट है 2025 तक भारत से टीबी को दूर करने का, और दुनिया का टारगेट क्या है? वो WHO का 2030। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब बहुत सारे स्टेप लिए गए ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, जैसे ब्लूप्रिंट है कि 80% इंसिडेंस कम कर देंगे, डेथ को 90% कम कर देंगे, और दुनिया से टीबी हटा देंगे 2030 तक। ये है WHO की स्ट्रैटेजी, बता ही दिया मैंने आपको। तो WHO का एक जॉइंट इनिशिएटिव भी है, खोजो, फाइंड, ट्रीट एंड ऑल #EndTB कैंपेन। ये पहले भी आपको बताया मैंने, एक फाइंड, ट्रीट, ऑल। पहले खोजो किस किस को है प्रॉब्लम, सबको ट्रीट करो, एंड देन #EndTB, फिर टीबी को ख़त्म कर दो। ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ मिलके WHO ने ये जॉइंट इनिशिएटिव चलाया है 2030 तक टीबी को दुनिया से ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड टीबी डे हमने देख लिया, 24 मार्च 2030 तक ख़त्म करना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG 3, ठीक है। उस गोल के तहत क्या कहा गया है कि जो एपिडेमिक है, जैसे कि एपिडेमिक लाइक एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया,
है ना, एंड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, हेपेटाइटिस, वाटरबॉर्न डिजीजेस, इस सबको क्या करना है, इन सब से हमें छुटकारा पाना है। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू, भारत भी सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, और हमारा टारगेट क्या है 2025, जो WHO SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और WHO का टारगेट जो है उससे 5 साल आगे ही हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है। भारत ने भी बहुत सारे एफर्ट लिए हैं टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, जैसे नेशनल टीबी प्रोग्राम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टीबी प्रोग्राम 1962 में ही लॉन्च कर दिया था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइड टीबी को हम क्या करेंगे देखेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आया, तो बहुत सारी स्कीम आई है भारत सरकार की ग्रेजुअली। निश्चय टीबी प्रोग्राम, निश्चय पोषण योजना, इसमें क्या है, जो भी टीबी पेशेंट है उसमें उनको सपोर्ट भी दिया जाता है, 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स का देखभाल कर पाएँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार की भी, जिससे हम टीबी को भारत से एलिमिनेट करने की कोशिश में है। फाइटिंग मस्कीटो मिनान्स विथ रेपेलेंट, ठीक है, रेपेलेंट एंड वैक्सीन्स। मस्कीटो वर्ल्ड मलेरिया डे है ना, WHO ने कहा है कि जो 15 अप्रैल है 2007 से ही 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे व्हाट, वर्ल्ड मलेरिया डे टू हाईलाइट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये क्या है, इसमें लिखा है सिंस 2007 WHO हैज़ कॉल्ड अप्रैल 15 एज द वर्ल्ड मलेरिया डे टू हाईलाइट द नीड फॉर कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेन्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादातर होता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मतलब विच इज़ नियर द ट्रॉपिक्स, है ना, जैसे ये हो गया ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये है इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो इलाका है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाला, ऐसे इलाके को ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं, जहाँ पे सन रेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखा गया मलेरिया जनरली ऐसे ही ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होता है। ये प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। अगर इसकी डायग्नोसिस किया जाए और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाए तो मलेरिया को क्या है, इसका ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो इतना ज़्यादा फेटल नहीं है, लेकिन अगर नहीं करे तो ये भी हो जाता है। तो देखा गया है कि जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है, इसके बाइट से क्या होता है, इसके बाइट से मलेरिया हालांकि कंटाजियस नहीं है, मतलब अगर किसी एक को बाइट करने से मलेरिया हो गया तो ये मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है। 5 स्पीसीज़ हैं पैरासाइट की जो मलेरिया कॉज करती है ह्यूमन में, जिसमें से 2 स्पीसीज़, एक है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली थ्रेटफुल है। प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, ये बहुत थ्रेटफुल है ना। बाकी 3 स्पीसीज़ इतना थ्रेटफुल नहीं है। और फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के बाइट से देखा गया डिजीज़ होता है। ये जो फीमेल एनाफिलीज की जो है मस्कीटो है, इसकी खोज करी थी रोनाल्ड रॉस ने खोज करी, इसलिए इनको बाद में जाके इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये भी नाम आप याद रखेंगे। जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के काटने से मलेरिया होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, रोनाल्ड रॉस ने। उसमें मैंने आपको बताया था टीवी में क्या, रॉबर्ट कॉच, और यहाँ पे याद रखेंगे रोनाल्ड रॉस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया था आपके लिए। 2 इसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, विच इज़ प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो मलेरिया के रिस्क में काफ़ी लोग हैं। इसके ट्रीटमेंट भी है इसका, है ना, जैसे कि आर्टिमिनिस्टिक बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो इतना ज़्यादा, बस इतना ही था। और कुछ न्यूज़पेपर में देख लेते हैं अपन, इनके बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, मनु जी के बारे में। 2 मेडल, अभी तीसरे में भी फाइनल में गई थी, लेकिन हम थोड़े से इसके लिए चूक गए। पर ये फर्स्ट वुमन है जिन्होंने क्या है 2 मेडल जीता है एक ही एडिशन में, ठीक है। द 22-year-old बिकम द फर्स्ट एवर टू विन ट्विन मेडल्स, यानी 2 मेडल इन सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स फॉर इंडिया, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी की बात है भारत के लिए। बाकी एज सच कुछ नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, एक ये याद रखेंगे आप, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम की काफ़ी रिनाउंड क्लासिकल डांसर थी है। शी पास्ट अवे,
शी वॉज 83, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से चल रही थी ये, अभी रिसेंटली शी पास्ट अवे, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो याद रखेंगे, डिमाइस के सेक्शन में भी कई बार आता है न्यूज़। तो यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विथ, सो शी वॉज एसोसिएटेड विथ भरतनाट्यम। ठीक है। ये विरूपाक्ष टेम्पल है हम्पी का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा? हम्पी वाला जो हम दिखा रहे हैं। कौन से किंगडम था तभी वहाँ पे? विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, याद रखेंगे। विजयनगर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट होता है 1336 में। फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे लिखा है ना। हम्पी जो है लोकेटेड इन द हिली रीजन ऑफ विजयनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका के अंदर, और जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो मॉन्यूमेंट है ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बना था, और विजयनगर एम्पायर जो है उन्होंने रूल किया 1336 से 1570। तो 1336 में विजयनगर एम्पायर जो है उसकी स्थापना किसने करी? हरिहर एंड बुक्का ने। याद रखेंगे किसने करी? हरिहर एंड बुक्का ने। जो विरूपाक्ष टेम्पल है, इट इज़ रिगार्डेड एज द व्हाट? सेक्रेड टेम्पल एट हम्पी, और तुंगभद्रा नदी के आसपास है ये, है ना। तो अगर पूछे कि हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तुंगभद्रा। बस इतना ही है आज के लिए, है ना। देखो ये बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है ना। तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, है ना। बांग्लादेश को आज़ादी किससे मिली? 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई करके बांग्लादेश जो है आज़ाद हो गया। तो जब आज़ादी मिली ना, तो जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? यूथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दे आर प्रोटेस्टिंग क्योंकि जो लोगों ने आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उनको 30% जो कोटा रखा गया उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो था, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एट ऑल लेवल्स, ठीक है, किसी भी लेवल पे, इन ऑल लेवल, बांग्लादेश में क्या रखा गया? 30% का कोटा रखा गया, है ना। 30% का कोटा रखा गया किसमें? इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एट ऑल लेवल फॉर दोज हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने बांग्लादेश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान से आज़ाद हुए थे वो, है ना। तो उनके चिल्ड्रन के लिए और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या रखा गया था? 30% का कोटा रखा गया था। लेकिन आज लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि आज मेरिट सिस्टम होना चाहिए। जब रखा गया तब रखा गया, लेकिन आज क्या है? आज उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन के अलावा जो और लोग आ रहे हैं उनको भी इसका लुफ्त दिया जा रहा है, इसका फ़ायदा मिल रहा है। एंड जो बाकी लोग जो मेरिट पे हैं उनको कॉर्नर किया जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट में यही कहा जा रहा है कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो भी लोग, जो आवामी लीग के लोग थे, जिनकी वजह से 1971 में इस कंट्रीब्यूशन मिला, और फ्रीडम फाइटर को क्या है? फ्रीडम फाइटर को कोटा दिया गया, 30% का जो कोटा दिया गया। वुमेन को भी दिया गया, है ना, उनकी महिलाओं को, क्योंकि वो दे वर टॉर्चर्ड बाय पाकिस्तानी शोल्डर। तो एज अ जेस्चर कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी की कंट्रीब्यूशन में हाथ लिया है, तो इनके लोगों को क्या है? 30% उन्होंने दिया था, लेकिन अब क्या है? आवाज़ें उठने लगी हैं कि देयर चिल्ड्रन हैव बीन गेटिंग रिजर्वेशन इन जॉब, नाउ द ग्रैंड चिल्ड्रन। सो ये जो कोटा जो एक्सटेंड किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, दिस इज़ नॉट राइट। इसके वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। देखा गया 200 बेचारे बच्चे भी वहाँ पे अभी जान से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, और ये इंडिया के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेख हसीना जी जो हैं लगातार इन सरकार में हैं। शेख हसीना जो है इनके भारत के साथ काफ़ी अच्छे क्या है? काफ़ी अच्छे संबंध है भारत के साथ। तो इंडिया, बांग्लादेश और चाइना का एक एंगल हमेशा बना रहता है। एक तो दूसरी बात ये है कि इंडिया का जो ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो भारत बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, विच इज़ 4096 किलोमीटर, है ना। एक बार आपको बताया था 55 MBA, है ना, 55 MBA याद होगा, 55 MBA, है ना। बचपन में MBA कर लिया, इतने तेज़ हो आप लोग। तो 55 MBA याद होगा आपको। ये क्या है कि इंडिया कौन कौन सी कंट्री के साथ क्या है? अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बारे में डिस्कस किया है मैंने, आप बताइएगा कमेंट में क्या है ये, ठीक है। तो इसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। ये मनु भाकर जी हमारी, है ना, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल जीता इन्होंने, और मिक्स्ड कैटेगरी में 25 मीटर पिस्टल विद सरबजीत सिंह। तो